तुम्हारे आंसर में कई जगह तुमने जो है अपने ही आंसर के साथ तुम भूल गई। तुम संगम समाज में तुमने पूर्व मध्यकाल बताना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हारे नंबर मैंने कट भी किए हैं। पूछ हम कुछ और रहे हैं, तुम लिख कुछ और रही हो। मतलब वो दिमाग में जैसे मुझे लगता है कि तुम कोई बात बताना चाहती हो तो भूल जा रही हो। ऊपर नीचे भी हो रहा है कहीं कहीं, क्योंकि जब मैं आंसर चेक कर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि लिखने का फ्लो तुम्हारा ठीक है, आंसर का तरीका बेहतर है, लेकिन आंसर लिखते समय तुम्हारे दिमाग से चीजें जो हैं हट रही हैं। जो फ्लो होता है ना, एक फ्लो, आंसर का मतलब क्या होता है? प्रवाह। आंसर मतलब क्या होता है? प्रवाह होना चाहिए। और एक पैरा दूसरे पैरा से लिंक होना चाहिए, से लिंक होना चाहिए। यह आंसर लिखने का तरीका है। आंसर लिखते समय यह लगना चाहिए कि आप कोई चीज जब भी लिख रहे हैं तो एक फ्लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और अगर फ्लो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इट मींस दैट कि आपका आंसर बढ़िया नहीं है। तथ्यों की बाजीगरी नहीं करना है। आप ये सोचते हैं कि कुछ तथ्य बता देंगे तो एग्जामिनर आपसे जो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, लिंक करने वाली बात। अब देखिए, इसने 4 आंसर लिखे हैं जो सालू ने। 4 आंसर पे नंबर देखिए कितने मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि जितनी बातें हमने बताई उसको फ्लो से लिख दिया है। अगर फ्लो नहीं है तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं समस्या है हमारे पढ़ने में। हम जब भी पढ़ें, जैसे हिस्ट्री में हमने कोई भी चीज पढ़ा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ा कि मुगल काल, कि मध्यकाल में आप आ गए और मध्यकाल में आप पढ़ रहे हैं मुगल काल, तो मुगल एम्पायर क्या है? पहले तो ये बात समझना पड़ेगा। मुगल एम्पायर में दिल्ली सल्तनत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? क्योंकि जब भी पीछे का अगर कोई काल होगा तो उसकी बहुत सारी विशेषताएं अगले काल में बनी रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नया काल आ जाएगा तो एकदम नया ही हो जाएगा। हम अपने समाज से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ अच्छी चीजें, कुछ खराब चीजें, और वही सीखना ही इतिहास है। इतिहास हमें सीखने की प्रेरणा देता है। इतिहास में आप देखें, हर काल के समाज में बड़े बड़े बदलाव दिखाई देंगे आपको। जैसे आपने देखा कि पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या है? पूर्व मध्यकाल का मतलब 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो समय है उसे भारत में पूर्व मध्यकाल कहा गया। पूर्व मध्यकाल या सामंतवाद या राजपूत काल। इस काल की कुछ विशेषताएं हैं। क्या? इस काल की एक ही विशेषता अगर आप देखें, खास विशेषता क्या है? भारत का बड़े पैमाने पर विखंडन है। क्यों विखंडन है? क्योंकि गुप्तों के बाद, अगर आप यहां देखें तो इसके पीछे जो गुप्तों के बाद आता है समय गुप्तोत्तर, और गुप्तोत्तर काल में अगर हम देखें तो हर्ष का समय आता है, और हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर विखंडन दिखाई देता है। अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, अलग अलग हिस्से में, उत्तर भारत में अलग अलग राज्य, दक्षिण भारत, हर जगह विखंडन। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 शक्तियों का संघर्ष हुआ लगभग 200 साल तक। और 200 साल तक जो इन शक्तियों का संघर्ष हुआ उसने पूरे उत्तर भारत में बड़ी खराब स्थितियों को पैदा किया। इसलिए
एक बात समझना पड़ेगा कि भारत में जब भी खराब स्थितियां हुई हैं, विदेशी आक्रमण तब तब हुए हैं। अब इसको मैं लिंक कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो। इसका मतलब एक बात यह भी है कि भारत के इतिहास में आप जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से इतिहास पढ़ रहे हो वो इतिहास है ही नहीं। इतिहास का मतलब है कि बड़े पैमाने पर समाज में, राजनीति में, धर्म में, व्यवस्था में, संस्कृति में परिवर्तन होना चाहिए। जब एक बड़ा परिवर्तन होता है तो एक नया कालखंड आ जाता है कि नहीं? अगर आप देखें तो भारत में इस समय क्या ऐसा हो रहा है? इस समय एक केंद्रीय सत्ता टूट रही है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट टूट रही है, और इस समय सत्ता बन रही है डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण। और उसके पीछे जमीन का दान है। क्या है उसके पीछे? जमीन का दान। जमीन का दान जब हुआ, जमीन का दान हमेशा उस समय होगा जहां राजा अपनी सत्ता को छोड़ना चाहेगा। आपकी मैंने सेवा किया, आप राजा हैं, आपने मुझको जमीन का दान दे दिया। जमीन का दान दिया, ठीक दिया, लेकिन जब आप जमीन के दान के साथ साथ अपने अधिकार भी दे दें मुझे, जो प्रशासनिक अधिकार, न्याय के अधिकार, धर्म के अधिकार, तब वो ठीक नहीं है। गुप्तों के बाद ये अधिकार भी दान होने लगे। सबसे पहले जमीन का दान सातवाहनों के यहां, लेकिन अगर आप देखें तो गुप्तों के यहां बड़े पैमाने पर जमीन का दान होना शुरू हो गया। तो पूर्व मध्यकाल की जो अवस्था आई उसके पीछे हम ही जिम्मेदार है, हमारे शासक जिम्मेदार। उन शासकों ने जमीन का दान किया और बाद में वो जमीन का दान ब्राह्मणों को हुआ, और वो जमीन के दान में जो ब्राह्मण जमीन को प्राप्त करते हैं वैसे गांव को कहा गया ब्रह्मदेय गांव। ब्रह्मदेय गांव मतलब ऐसे गांव जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा, राजस्व लेने का अधिकार भी उनका होगा। और धीरे धीरे राजा कमजोर होता गया। इसके उदाहरण क्या है? राजा के द्वारा कई उपाधियां ली गई हैं। महाराजाधिराज, इसका मतलब कि आपके नीचे राजा भी हैं। महाराजा का मतलब क्या है? कि नीचे छोटे छोटे राजा हैं। अगर आप ऐसे समझिए कि आप यहां पर हैं महाराजाधिराज, आपने इनको जमीन का दान दिया, जो राजा को, जो भाई या तो इसको आप ये कह दीजिए राजा या सामंत कह दीजिए। इसके मन में भी है कि हमको लोग माने, हमको लोग स्वीकार करें। इसने अपने उत्साह में अपने नीचे जमीन का दान दे दिया, और जब अपने नीचे जमीन का दान किया तो यहां अगर उपसामंत, उपसामंत, सामंत के नीचे भी उपसामंत, और जो उपसामंत हैं, अब ये उपसामंतों के अंदर भी विशेषाधिकारों की ललक होगी। जमीन का इतने हिस्सों में विखंडन हो गया कि केंद्रीय सत्ता की जब जरूरत पड़ी, इन्होंने वादा किया था कि आपको जब जरूरत पड़ेगी युद्ध के समय तो हम आपको सेना देंगे, आपको सहयोग देंगे, सब करेंगे। लेकिन जैसे ही महाराजा धीराज कमजोर हुआ, इन्होंने अपनी अपनी सत्ता को स्वतंत्र कर दिया। और जब सत्ता को स्वतंत्र कर देंगे तो सत्ता के स्वतंत्र होने के बाद क्या होगा? भारत में जो अर्थव्यवस्था फ्री थी, जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा था, जो हम व्यापार कर रहे थे देश के अंदर और देश के बाहर, वो सारा ठप पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनको अपने यहां नहीं आने देंगे। बाद में ये इनकी तलाश कर रहे हैं कि ये कमजोर हो जाए राजा, ये इनकी तलाश कर रहे हैं कि ये कमजोर हो जाए। तो एक अलग अलग आत्मनिर्भर स्थान बने, आत्मनिर्भर समाज बना। और जब भी आत्मनिर्भरता की बात होगी तो एक बंद अर्थव्यवस्था बनेगी, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये जब भी बात होगी इसका मतलब राज्य का विखंडन होगा, राज्य टूटा हुआ होगा। भारत में जब जब ऐसी स्थितियां बनी हैं, चाहे वो मौर्यों के बाद रहा हो, अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी संभाल नहीं पाए, मौर्यों का विघटन हुआ तो मौर्योत्तर काल आया, सारे विदेशी आक्रमण उसी समय हुए कि नहीं? हिंद, यवन, शक, कुषाण, सबके आक्रमण। और ये आक्रमण क्या बता रहे हैं? कि जब जब आप कमजोर होगी,
आपके यहाँ विखंडन होगा, आपके यहाँ अलगाव होगा, तो आपके यहाँ विदेशी लोग सफल होंगे। उन विदेशियों में से भी वो सफल होगा जो शक्तिशाली होगा, वर्चस्वशाली होगा। तो सबसे मजबूत कौन रहे? जो कुषाण, और उसमें एक शासक रहा कनिष्क, उसको कहा गया महान, कनिष्क महान। जैसे अशोक महान, अकबर महान, वैसे ही कनिष्क महान। क्यों? क्योंकि कनिष्क ने भारत को अपना मान लिया। भारत में एक विदेशी ऐसे आए जिन्होंने कभी भारत को अपना नहीं माना, वो है अंग्रेज। सारे विदेशियों ने अपने आप को भारत में रचा बसा लिया, यहाँ के धर्म को भी अपना लिया, यहाँ की चीजों को अपना लिया, अपने आप को क्षत्रिय वर्ग में घोषित करा लिया। लेकिन अंग्रेज जब आए, उस समय की परिस्थिति भी याद करो तो औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता बहुत कमजोर है, टूट फूट मची हुई है, क्षेत्रीय राज्य बन रहे हैं, बंगाल में, बिहार में, दक्षिण भारत में, सब जगह राज्य बन रहे हैं। और जब राज्य बनेंगे तो राज्य बनने के बाद जो विदेशी लोग होंगे वो आकर्षित होंगे, फिर से यूरोपीय कंपनियां आकर्षित होंगी। यही सेम चीज जब जब आपने अपनी परिस्थितियां वैसी बनाई हैं, आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में कोई विवाद हो जाए, कोई समस्या हो जाए, मतभेद हो जाए, तो दूसरे लोग हमेशा फायदा उठाते हैं, उस बात पे शिक्षा देने चले आते हैं, भले ही उनके यहाँ वो समस्या हो। वो खुद नैतिक शिक्षा देते हैं जिनको नैतिक शिक्षा पता नहीं। तो यहां समझना पड़ेगा कि आपको नैतिक शिक्षा इसलिए दी जाती क्योंकि आपके यहां समस्या है। भारत में इसीलिए जब जब विदेशी आक्रमण हुए हैं तो उस समय भारत की अंदरूनी स्थितियां बहुत खराब रही हैं। मुगलों के बाद यही हुआ कि यूरोपीय कंपनियां आई, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, हर जितनी भी कंपनियां आई, इन सारी कंपनियों में अंग्रेज वर्चस्वशाली रहे, प्रभावशाली रहे, सबको हटा दिया। फिर उन्होंने बोला कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अंग्रेजों का कभी सूर्य अस्त नहीं होता, और दुनिया के 50 देशों पर नियंत्रण किया धीरे धीरे। पहले ऐसे आक्रमणकारी रहे भारत के जिन्होंने ये कहा कि भारत में हम विदेशी होंगे, भारत में रहकर भी भारत में नहीं बनेंगे, इसीलिए अपने रहने के लिए अलग जो सोसाइटी बनाई, जगह बनाई, उस इलाके को कहते हैं सिविल लाइन। हर शहर में सिविल लाइन आपको मिल जाएगा। आगरा जाइए, बनारस जाइए, इलाहाबाद जाइए, आपको सिविल लाइन मिलेगा, और उसमें लिखा रहता था कि इंडियन अलाउ नहीं है यहाँ, ये दोनों अलाउ नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनसे वो अलग रहते थे। तो जानवरों के साथ तुलना करते थे ना आपकी, वो तो कहते थे कि आपकी नस्ल ही खराब है। अपनी नस्ल की श्रेष्ठता की बात करते थे, नस्लीय श्रेष्ठता, जो प्रजातीय श्रेष्ठता, कि हम सबसे ऊपर हैं प्रजाति में। और यही बात बाद में हिटलर ने भी की थी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 टू 1945। इसी बात को रखा था हिटलर ने कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जर्मन नस्ल, और जर्मन लोग ही दुनिया पर शासन करने के लिए बने। इतनी खतरनाक फिलॉसफी वहां के लोगों में भर दिया। उसने कहा कि जर्मनी को 1000 साल के लिए दुनिया पर शासन करने योग्य बना दूंगा, मैं वही हिटलर हूं। आम जनता भोली होती हर जगह की। उसने कहा कि जो कमजोर लोग हैं उनके विवाह की अनुमति नहीं होगी, जो बीमार लोग हैं उनका विवाह ही नहीं होगा, मजबूत लोग आगे बढ़ेंगे, कमजोर लोग हटते चले जाएंगे। दुनिया पर जर्मन लोगों का अधिकार होगा, वर्चस्व होगा, और इसी क्रम में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। यहूदियों को माना गया था, अगर आप देखेंगे तो यहूदियों को यह माना गया था जर्मनी में कि पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई थी उसमें यहूदियों का योगदान था। यहूदियों ने गोपनीय सूचनाएं मित्र शक्तियों को दे दिया था, इसलिए जब हिटलर सत्ता में आया तो सत्ता में आने से पहले उसने यहूदियों का विरोध करना शुरू किया, और जैसे ही सत्ता में आया यहूदियों को अपने देश में बड़े पैमाने पर मरवाना शुरू किया, गैस चैम्बरों में डाल दिया। कहा कि इनको गोली मारने की भी जरूरत नहीं, गैस चैम्बर में डाली, अपने आप मर जाएंगे।
उसी समय अगर आप देखेंगे तो यहूदियों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ पूरी दुनिया में, और 1945 में एक देश बना इजराइल, जो देश बनाया गया अरब जगत में जिसका कहीं स्थान नहीं था, और अरब जगत में इजराइल बनाया गया। बाद में इजराइल अरब जगत में अशांति के लिए बहुत बड़ा कारक सिद्ध हुआ। कई संघर्ष हुए इजराइल के, आज इजराइल बड़ा मजबूत है। इजराइल ने लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र सभी देशों की मिलीजुली सेनाओं को एक साथ हरा दिया। क्यों जानते हैं ऐसा? उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों खड़े हैं, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को निर्मित करने में बड़ा योगदान दिया था, और यहां पर ईसाइयत को भी आगे बढ़ाने का, या अगर आप ऐसे कहें कि अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने का योगदान था, कि हमारा दर्शन बढ़े, हमारी बातें बढ़े। तो यहां एक पूरा आपको इतिहास को समझना है। इतिहास में आप ये समझिए कि किन घटनाओं ने कितने बड़े परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। आप प्रश्न उठा के देख लीजिए, प्रश्न वहीं से आते हैं, जहां बड़ा परिवर्तन वहीं से प्रश्न। क्या मौर्योत्तर काल अंधकार का काल था, जैसा माना जाता है? इतिहासकार पहले मानते थे कि मौर्यों के बाद तो कुछ अच्छा था ही नहीं। अब रिसर्च करके आप देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में कनिष्क जैसा महान शासक, जिसने रेशम मार्ग पर, सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण किया था, चीन पर आक्रमण करके चीन के स्थानों को जीत लिया था। भारत में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने चीन पर आक्रमण किया हो। कनिष्क इतना महान हुआ कि कनिष्क ने चीन पर आक्रमण करके कई इलाके जीत लिए। रूस पर, अफगानिस्तान पर, सब पर आक्रमण किया, सब जीत के ले आया, इसलिए महान कहते हैं आप उसको। धर्म पे उतरा तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को आगे बढ़ा दिया, तो दूसरा अशोक है वो। तो आपको समझना पड़ेगा कि कनिष्क के समय में सोने के सिक्के खूब चले, मतलब व्यापार वाणिज्य की स्थितियां बहुत बेहतर हुई, देश बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार आप करने लगे। आज आप वर्तमान की अर्थव्यवस्था को देखिए, आज आप अपने देश को विश्व के मानचित्र पर बहुत मजबूत करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा करना देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जो ग्रेट मैन है। क्यों? इसका मतलब बहुत निकल गया। अपनी स्पीच में भारत के प्रधानमंत्री ने कई बातों को सामने रखा कि हम ऐसे देश हैं कि हमारा संबंध जो क्रिकेट से है, कॉमनवेल्थ से है, हम दोनों ही अंग्रेजों के उपनिवेश रहे, और हमारा संबंध एक अच्छी कम्युनिटी से भी है, फिर हम दोनों ही डेमोक्रेसी हैं। अब आपको समझना पड़े इतिहास से ये लिंक होगा, और जैसे ही आपने लिंक, मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए जिस व्यक्ति के पास लिंकिंग की पावर है, लिंकिंग की पावर ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर कोई टीचर ठीक रहा तो वो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेवलप करा दे, लेकिन आपको खुद भी उसके लिए लगना पड़ेगा। कई सारी चीजें अगर आप इस पे देखें, जो जो स्पीच में जब भी बोले जाती है, जैसे कोई राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने बोला कुछ, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला, कहीं गए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए और वो आंसर में भी दिखने लगना चाहिए। और अगर दिख गया तो इसका मतलब कि आप, सोच आपकी बहुत अच्छी है। यहां लोग पूछते हैं कि सर कैसे सिलेक्शन होगा? तो सिलेक्शन होगा, अपना विजन बदल दीजिए, अप्रोच बदल दीजिए। जो पुराना तरीका है उससे कुछ नहीं होने वाला। पुराने तरीके का खूब इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उससे हो नहीं रहा है। जो पुराना पैटर्न है, उस पैटर्न में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप एक निश्चित पैटर्न पे पढ़ते हैं, उस पैटर्न पर चीजें आ गई तो ठीक है, और अगर नहीं आई तो फिर काम खराब हो जाता है। कुछ भी शॉर्टकट मत बनाइए। मैंने अक्सर कहा एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पर जोर लगा देना है।
एक बुक पे जोर लगा देना है। जो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है मटेरियल, जो क्लास नोट्स, उस पे जोर मस्टअप कर लेना। जो चीज आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में है तो फिर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें क्लास में नहीं बताई जाती हैं। क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा है, पॉलिटी भी बड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर उस पर आपने खुद से अध्ययन भी किया तो यहां और वहां की चीजें जब लिंक कर जाएंगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब यह है कि कुछ चीजों पर आपको फोकस्ड होकर पढ़ना है। पहले तो अपना सिलेबस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरा PYQ, चाहे वो MCQ वाला हो जो प्री का या मेंस का। इन 3 चीजों पे जिसकी पकड़ हो गई उसका एग्जाम नहीं रुकेगा। लेकिन इन 3 चीजों पर पकड़ करने के लिए आपको अपने घोड़े खोलने पड़ेंगे। कहते हैं ना, कहावत है, घोड़े खोल दीजिए। घोड़े खोलना आसान नहीं, बोलना बड़ा आसान है। आप यहाँ पे बोल के चले आए, अरे सर पढ़ लेंगे। पढ़ने जाएंगे आपका मन भागने लगेगा। तो मन जो है वो तुरंग सा भागेगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ये वाला मटेरियल पढ़, आप ये मटेरियल खुद बनाइए। जो मटेरियल आपको जो भी मिलेगा वो अलग है, लेकिन आप खुद से बैठिए, पेपर एनालिसिस करिए, कम से कम 5 साल का। क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो हमसे अलग से मिलने आते हैं, आप लोग देखेंगे, उनसे भी मैं आपको मिलवा दूंगा। हर काम कर चुके हैं, कोचिंग भी कर चुके हैं, उसके बाद हमारे पास आए। क्या दिक्कत है उनके सामने? उनके सामने समस्या ये है कि अब क्या किया जाए। आप लोग देखते होंगे, आते हैं बच्चे, वो इसीलिए आते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब कैसे आगे बढ़ें। अब तो कोचिंग हो गई 3 साल की, 3 साल बाद कोचिंग करके निकले, फिर जो घूम रहे हैं। 3 साल का समय लगने के बाद तो 1 साल में तो सारा काम हो जाना चाहिए, अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ें तो। ज्योग्राफी में 3-4 किताबें हैं, हिस्ट्री में 3 किताबें हैं NCERT की, पढ़ के उसी को मस्टअप करना है। अपना PYQ देखना है, अपनी चीजों को देखना है, एनालिसिस करना है पेपर का, और पेपर का अध्ययन कम से कम 2 से ढाई घंटा करना है। न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एग्जाम, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, सब करना पड़ेगा, सब करेंगे, नहीं हो पाता। किसी से आप पूछिए कि आपके अपने नोट्स बने हैं जो आपने बनाया है कोचिंग के अलावा, कोई हाथ नहीं उठाएगा। उठाएगा क्या? बोलो। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए मैं आपको मिलवाऊंगा, उनको भी मैंने ही पढ़ा है, लेकिन उनके खुद के भी नोट्स बने हैं। उन्होंने कहा कि सर क्या होता है, मैं भूल जाता हूं रह रह के। मेरा स्टूडेंट है अंकुर पटेल, IITian है। तो एक लड़की बहुत दिन से उससे मिलने के लिए बोल रही थी। हमने जब मिलाया तो उसने अपना नोट्स दिखाया उसको, कि देखो ये मेरा नोट्स है, इससे मैंने अपना खुद का बनाया। जो सर ने बनाया वो ठीक है, ये मैंने अपना और अपडेट कर लिया है। कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। हमारे से ही फंस जाता है लोग, हमारे इसी से ही सब आता है। अरे भाई कैसे आ सकता है? क्योंकि ये पूरा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें छाटी जाती हैं। टीचर समझाने के लिए इसको बहुत काट छाट करता है। खुद की चीजें, बैठिए NCERT पढ़ने, तो आपको कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है? तो MCQ, आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेंस का, प्री का, आपका सिलेबस, अपने आप रास्ता क्लियर हो जाएगा, अपने आप साफ हो जाएगा। पढ़ना क्या है? ज्योग्राफी में अगर जलवायु विज्ञान से प्रश्न आ रहा है तो वही तो NCERT में पढ़ना है, उसी पे नोट्स बना लेने हैं, उस पे मैप लेके बैठ जाना है। बोलिए आप, कुछ मैं अलग नहीं बता रहा हूं, जो आपको है पता वही बता रहा हूं। लेकिन ये भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, हमें लगता है कुछ अलग रास्ता निकलेगा।
ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस पर काम करके टीचर का सहयोग लेके सफलता प्राप्त कर लिया। बाद में चाहे वो कुछ भी बोल दे, ये पढ़ लीजिए, वो कोचिंग कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, वहाँ कर लीजिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीजें, इन्फ्लुएंस काम करता है, उसके पीछे मार्केट काम करता है। आपको कोई कुछ दे देगा, हम क्या जाता है एक लाइन बोलने में, बोल देंगे आप। लोग अपनी रचना बेच देते हैं, इतिहास में भी आपके सामने आता है। हर्षवर्धन के लिए बहुत सारे लोगों ने जो रचना लिख दिया, फिर नाम अमर हो गया हर्ष का। ये तो रहा ही है, लेकिन असलियत ये है कि आपको स्वर्ग चाहिए, यू गॉट हेवन, यू मस्ट बी डाई। और इसके लिए खुद का नोट्स, खुद का फुट नोट्स तैयार होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़े हिस्ट्री का, ज्योग्राफी पढ़े ज्योग्राफी का, पॉलिटी पढ़े पॉलिटी का। और वो चीज आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वो खुद की चीज है, वो आपका अपना है, वो आपकी मेहनत है। आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उससे आप बनाएंगे अपने सिलेबस के कारण। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। पेपर पढ़ें, हाथ चलना चाहिए, एक कॉपी रहनी चाहिए आपके पास जिस पर आप कुछ चीजों पर काम करते हुए दिखें आपको। आपका डेली बेसिस का एक अपना काम हो कि इतने घंटे हमारी कोचिंग है, इतने घंटे का ये, इतना घंटा मेरा काम है। गूढ़ बातें हैं ये, क्योंकि ये जो रहस्य है इस सफलता का, वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये जैसे ही आप करने के लिए उतरेंगे, यहाँ तो आप एक माहौल में रहते हैं तो आप लिख लेते हैं, आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अकेले आप बैठेंगे तो आपको लगे यार ये बड़ा ही ऐसा काम बता दिया सर ने, जो बोरियत वाला, इसमें तो बहुत जोर पड़ता है दिमाग पे। जोर नहीं पड़ेगा तो सीखोगे ही नहीं। आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, आपने कोई बुक पढ़ा, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, जब भी आप पढ़ें तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि निबंध में क्या चीजें आती हैं। आप अपने प्रस्तावना को कैसे निबंध में लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना आपके संविधान को जानने की कुंजी है। आप कहते हैं ना हमारे ऊपर संविधान का शासन है, संविधान का शासन। क्या शासन है बताइए? जो वहां लिखा है वही आपको देश में निर्मित करना है, वही आप देश वैसा ही देश बनाना चाहते हो। इसीलिए आपके आंसरों में वो तत्व दिखना चाहिए। सामाजिक आर्थिक समानता, सबके लिए अच्छा जीवन स्तर। जो बच्चे सेलेक्ट हैं, जब उनसे बात होती है वो अपने कोर बताते हैं कि ऐसे लिखते हैं सर, ये तरीका होता है। और ये जब आप अध्ययन करोगे अपने आप आपको समझ में, अच्छा ये लिंकिंग प्रोसेस है। हिस्ट्री मैंने आपको इसके पहले बताया कि बिना ज्योग्राफी की नहीं बनती। हिस्ट्री बनने के लिए वैसी कंडीशन चाहिए, वैसी भौगोलिक स्थितियां होनी चाहिए, तो आप हिस्ट्री को बनाते हो। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप हिस्ट्री भी बना नहीं पाओगे। हिस्ट्री बनाना ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है। जैसे अधिकतर सभ्यताएं जो नदियों के किनारे ही क्यों डेवलप हुई? क्योंकि वहां उनके जीवन की जो दशाएं हैं ना लोगों के, और वो दशाएं हैं तो आप वहां पे अपनी इकोनॉमी बनाओगे। यूपीएससी का एग्जाम बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वालों का एग्जाम नहीं है, बहुत पुस्तक पढ़ डालो और बहुत ये कर डालो, ये रिसर्च, ये नहीं है। स्मार्ट स्टडी चाहिए, लिंकिंग अप्रोच चाहिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ज्ञानी लोगों की जरूरत है रिसर्च में। जैसे हम इसके पहले कॉलेज में पढ़ाते थे तो वहां जरूरत है रिसर्च करने वालों की। आप रिसर्च करते हैं उधर जाइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, बहुत गहन ज्ञान है वहां आप प्रदर्शित करिए। यहाँ जितना ज्ञान है उसको लिंक करके, उसको व्यवस्थित करके प्रस्तुत कर दीजिए थाली में। जैसे जो सालू के आंसर में हमको अच्छा क्या लगा, ये बहुत नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी नंबर लाने में एकदम सफल हो गई। क्यों?
प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा, क्रिप्स है पूरा, सारी बातें आ गई आंसर में। हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हम इतिहास के बहुत बड़े जानकार हों चाहे जो भी हों, हमें केवल उतनी बात चाहिए जितने से हमारा काम चले आंसर का। कोई बैकग्राउंड नहीं है इनका, है बैकग्राउंड क्या? मैथ का बैकग्राउंड है, लेकिन अगर हिस्ट्री लिख सकते हैं हम तो फिर वो तो फिर हमारी समझ है। इसलिए मैं कहता हूं जितनी बातें मैं बताऊं एनसीईआरटी का सार आप ले लीजिए, अपने आप विश्लेषण करने लगेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब विश्लेषण कर देंगे आप। शब्दों की बाजीगरी जिसको आती है वो यूपीएससी में सेलेक्ट होगा, जो ज्ञानी है वो शिक्षा जगत में जाएगा। यहां स्मार्ट तरीका हासिल करना है, वही सीखने के लिए हम आते हैं। एक टॉपिक आपको समझना है, आज कहां पे हैं हम लोग? मुगल राजवंश पे हम लोग आ गए हैं, और इसमें भी हम लोग शेर शाह सूरी। मैंने कल आपको बताया था कि शेर शाह सूरी कौन है, क्या रहा शेर शाह सूरी, क्यों आया, इसके बारे में कल मैंने आपको समझाया था। शेर शाह सूरी एक सामान्य सिपाही था, सामान्य सिपाही से भारत का जो सुल्तान बना, अफगानों को एकत्रित करके कैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। सोच, समझ, विवेक, एक ही बात है। जिसके पास अपना तरीका होगा, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ यूनिक, वो व्यक्ति हमेशा कुछ बहुत बड़ा कर जाएगा। यहां आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, यूनिक तरीका है। मैंने आपको कल बताया था कि बाबर ने जब इसको देखा तो बाबर के जो माथे पर बल पड़ गए। बाबर को एक बात समझ में आई, इस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, ये भारत का शासक बन सकता है। अपने पुत्र को समझाया हुमायूं को कि हुमायूं इस बात को समझ लो कि अगर इससे सावधान नहीं रहे तो आने वाले जो समय में ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुमको इससे नुकसान होगा, और ये नुकसान इतना बड़ा नुकसान होगा कि तुम उसे झेल नहीं पाओगे। और ये बात सही हुई जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर 1526 में आया और 1526 से 1529 तक बाबर ने लगातार युद्ध लड़े। पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा का युद्ध, कई युद्ध एकदम श्रृंखलाबद्ध युद्ध लड़े। और इन युद्धों के बाद उसने एक राज स्थापित करके दिया अपने पुत्र हुमायूं को। हुमायूं बेचारा जो दयालु व्यक्ति था, उसके पिता ने मरते समय यही कहा था कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, ये छोटे भाई हैं, कामरान, अश्करी, हिंदाल, इनके बारे में भी सोच लेना। ये नहीं कहा था कि राज्य बांट देना, लेकिन उसके बाद भी हुमायूं ने नेक दिल करते हुए, अच्छा दिल करते हुए अपने भाइयों को कुछ कुछ हिस्से दे दिए, कहा कि तुम लोग जाके आराम से रहो। लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी आपने नेक दिली दिखाई है तो नेक दिली से बहुत कुछ मिला नहीं है। आप बहुत अच्छा कर दीजिए, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने अच्छा क्या किया। होता है ऐसा, हुमायूं के साथ भी ऐसा ही हुआ। भाइयों को समझ में नहीं आया, भाइयों ने खुद गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, कहे हुमायूं हट जाता, हम ही लोग आ जाते गद्दी पर, एक व्यक्ति, इसको हटाना पड़ेगा। जो मुगल राजवंश के जो विरोधी लोग थे, अफगान, राजपूत, ये सारे भी तैयार बैठे थे कि कैसे मुगलों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। अब तो बाबर है नहीं, बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं उतना शक्तिशाली नहीं है। एक तो भाइयों का संकट, दूसरा अंदरूनी जो विरोधी हैं उनका संकट, कई संकट खड़े हो गए।
और हुमायूं जो है इन्हीं संकटों में फंस गया। क्या हुआ? इन्हीं संकटों में फंस गया। मैंने आपको बताया कि हुमायूं के जीवन में संकट ही संकट रहे। भाग्य, अब यहां आता है भाग्य और नियति। तो कहते हैं भाग्य क्या होता है, क्या नियति होती है। अगर भाग्य और नियति आपके साथ में है तो आप वैसी ही परिस्थितियों को निर्मित करते चले जाएंगे जिससे आपका कुछ बड़ा होना है। अगर आप किसी बहुत बड़े पद पे भी जाने वाले, उससे पहले ही वैसी कंडीशन बनने लगेगी, परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी, आप ऐसे ही जगह आके खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी कि आपको पूरा नेचर सपोर्ट करेगा और आप पढ़ेंगे, हो जाएंगे। जब नहीं होना होगा तब क्या होगा? ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी कि जहां जाएंगे वहीं मामला फंस जाएगा। समय है नहीं हमारे पास और हमने अपनी तैयारी शुरू किया, एक जो लंबा समय लग गया। अगर मान लीजिए कि जो लड़का है या लड़की, अब उसके पास अवसर क्या बचा? कोई पंचवर्षीय योजना तो है नहीं कि एक पंचवर्षीय योजना अब तो देश में वैसे समाप्त हो गई है, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, बहुत अच्छी लाइन है। सेट किया, हिट करिए। फिर मत सोचिए कि अब धार बहुत तेज है, हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारी नाव डूब जाएगी, बहुत खतरा हो जाएगा। हमेशा वही लोग जीतते हैं जिनको यह पता होता है कि हमें जीतना है। तो मोटिवेशन का खेल यही है, पहले आपको विश्वास हो फिर दुनिया को विश्वास होगा। आपको अविश्वास है फिर दुनिया को अविश्वास ही रहेगा आप पे। कोई कहे आप नहीं हो पाएंगे तो मुस्कुरा दीजिए, कहे ठीक है नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, आप हो जाएंगे, आपकी रैंक लग जाएगी। तो समय बताएगा कि कौन क्या करेगा। कुछ बातें जो समय पे छोड़ देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था इसकी जो पिछली क्लास में, अर्जुन को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। जब तक कृष्ण थे तब तक अर्जुन को समझ में नहीं आता था। अर्जुन हमेशा अनावश्यक के कोई ना कोई प्रण लेता रहता था कि जयद्रथ को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमेशा कृष्ण ने रक्षा किया तब मारे गए। और जैसे ही कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, अर्जुन की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई। अर्जुन ने कृष्ण से इसी बात का वादा किया था कि मैं आपके परिवार की जितनी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित जो मथुरा तक छोड़ाऊंगा। लेकिन जब लेकर गया तो आदिवासी कोल भीलों ने अर्जुन का धनुष तक छीन लिया। तो इसमें बड़ी अच्छी बात आती है, धनुष और बाण रहते हुए भी अर्जुन कुछ कर नहीं पाया। समय बड़ा बलवान है। समय का खेल आएगा, आपके साथ अच्छी चीजें हो जाएंगी, आप निकल जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा ज्यादा पीड़ा। और अगर समय के साथ आपने अपने आप को साधा तो मेहनत करने से फिर पीछे मत रहिए। जितनी मेहनत हो सकती है पर उसमें आपको चूकना नहीं है। इस समय लड़कियों का रिजल्ट इतना ज्यादा आ रहा है, आप देखिए कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, बार बार लड़कियां ही बहुत अच्छी पोजीशन पे आ क्यों रही, उसके पीछे का फैक्टर समझ लो। लड़कियों को इस बात का संकट हमेशा रहता है, एक तो विवाह का संकट रहता है, दूसरा समय कम मिलता है। हमेशा समय बहुत जो लिमिटेड दिया जाता है। माँ बाप एक नैतिक दबाव भी बना देते हैं कि बिटिया 3 साल का समय है, 3 साल बाद एक भी दिन नहीं, तो फिर और दिमाग में चलता रहता है। जब तक आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा आपके अंदर एनर्जी उत्साह बनेगा ही नहीं। और अगर ये बात है, और जो लड़के क्या है, चल रहा है, पापा पैसा दे रहे हैं, हर महीना आ रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कपड़ा बन रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये होता है, सोच में होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे स्टेट पीसीएस में उठा के देख लो, आईएएस में उठा के देख लो, मेहनत का जो प्रतिफल
लड़कियों को ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन का लेवल ज्यादा है, डाइवर्जन उतना नहीं है जितना लड़कों में है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय प्रशासन में लड़कियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसलिए सरकार की मंशा भी है कि जो प्रशासन में भागीदारी को भी बढ़ाया जाए। इसलिए आप इंटरव्यू में पहुंचे, हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के, तो लड़कियों के लिए अवसर ज्यादा है सफल होने के लड़कों की तुलना में। लेकिन अगर कोई लड़का ही पहुंचे तो उसको भी अवसर है। मेहनत से कोई नहीं बच सकता। तो यहां आप देखें कि यहां की स्थिति क्या है। बाबर के द्वारा शक्ति से सब कुछ अर्जित किया गया, लेकिन हुमायूं का भाग्य भी कुछ साथ नहीं दे रहा है। जिन भाइयों के साथ अच्छा किया वो भाई भी जो विरोधी हैं, जिन अफगानों को अपनी सेना में रखा वो अफगान भी विरोधी हैं, और अफगानों का ही नेता है शेरशाह, वो खुद अफगान है। और बाद में एक ऐसे जाल में उलझा हुमायूं कि उसे भारत से बाहर निकलना पड़ा 40 के बाद। 1540 से 1555 हुमायूं का जीवन लड़खड़ाते हुए बीता। आया भारत में 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया, और मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद बैरम खां, अब आप यहां पे समझना पड़ेगा कि बैरम खां ने हुमायूं की तरफ से युद्ध लड़ा था। इसीलिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे मुगल जब फिर से स्थापित हुए तो वहां पर बैरम खां का महत्व बढ़ने लगा। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। और उसके बाद एक दिन लड़खड़ाता हुआ पुस्तकालय की सीढ़ियों से पुस्तक पढ़ते हुए हुमायूं गिरा और लड़खड़ाते हुए ही मौत के शिकार में चला गया। इसीलिए इतिहासकार लेनपुर लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। पिता के द्वारा ऐसा ताज मिला जिसपे चारों तरफ से कांटे लगे थे, जो ईसा मसीह को लगाया गया था, वैसा ही ताज मिला, चुभता ही रहा उसको। और बाद में जब स्थितियां अच्छी हुई तो फिर भाग्य ने साथ छोड़ दिया कि अब बादशाह बन के रहने का समय मिला तो लड़खड़ा गए सीढ़ी पे। जब मौत आती है तो पांव की चप्पल भी काल है, किसी से बात करना काल हो जाएगा, कहीं आना जाना काल हो जाएगा, कोई ना कोई माध्यम बन जाएगा। हुमायूं के साथ यही रहा। 7 साल का अकबर, कितने साल का? 7। अकबर के जितने चाचा लोग हैं वो लोग भी अभी जी रहे हैं। चाचा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा भतीजा बादशाह बने। चाचाओं ने अकबर को किले पे टांग दिया, तीर से मारने जा रहे थे। अचानक ही अकबर को छुड़ा लिया गया वहां से, और अगर नहीं छुड़ाया गया होता तो अकबर वहीं मर गया होता। लेकिन जिससे इतिहास बनना होता है उसके साथ नियति भी अपना सपोर्ट करती है। और अकबर इसलिए महान है कि अकबर ने कोई शिक्षा बहुत नहीं हुई है। अभी तक आपने देखा दिल्ली सल्तनत में अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा जानकार। अकबर जैसा व्यक्ति अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं है, कुछ पता नहीं। लेकिन जब निर्णय लेता है तो ऐसे निर्णय लेता है कि वैसे निर्णय किसी ने नहीं लिए मुगलों में। पहली बार अकबर ने कहा हिंदुस्तान की जनता मेरी अपनी जनता है और मैं यहां से कभी जाऊंगा नहीं। यहां के जनता के सुख दुख मेरे सुख दुख है। यही सेम बात अशोक भी कहता है। सेम आदमी सेम बात। इसीलिए अकबर और अशोक में तुलना होती है। अशोक भी निरंकुश है, अकबर भी निरंकुश है। तो निरंकुश का मतलब कि कोई भी अंकुश लगाने वाला नहीं। आमतौर पे पुरुष कहता है कि हमें अंकुश की जरूरत नहीं है, वो निरंकुश रहना चाहता है। तो निरंकुश का मतलब कि इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अकबर की महानता क्यों है?
अकबर किसी भी रूढ़ी में नहीं है, खराब परंपराओं में नहीं है, इसलिए उसकी महानता है। चाहे वो धर्म को लेकर देख लो, हिंदुओं से सहयोग को लेकर देख लो, हर तरह की व्यवस्था में उसका स्थान है ऊपर, या मुगलों को स्थापित करने में, मुगलों को एक सिस्टमैटिक आधार देने में उसका योगदान है। तो यहां समझना पड़ेगा कि जब इतिहास बना है मुगलों का, वो इतिहास निर्मित करने वाला व्यक्ति अकबर है। वास्तविक इतिहास, अगर आप कहते हैं कि वास्तव में कौन है ऐसा जिसने मुगलों के इतिहास को निर्मित किया, तो वो व्यक्ति कौन है? अकबर है। कौन है वो व्यक्ति? अकबर है। अकबर के सामने कुछ भी उससे दुर्लभ नहीं है, लेकिन जब वो छोटा है तो उसके सामने कई लोग ऐसे हैं जो अपना प्रभाव बना के रखे। जैसे उसकी मां, जिसने पालन पोषण किया था, महामनगा। महामनगा, इसीलिए अकबर के शुरुआती शासन को पर्दा शासन कहा जाता है। पर्दा शासन, मां ने अपना प्रभाव बनाया। छोटा बच्चा, लोगों को लगा ये छोटा बच्चा ये क्या करेगा हिंदुस्तान में शासन। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, वहीं से अकबर का जन्म, या अकबर एक इतिहास के फलक पर सामने आता है। और बैरम खां जो संरक्षक है, उसने अकबर की बात को जैसे वो नजरअंदाज करता था। अकबर कुछ बोले कि संरक्षक महोदय ये काम कर, चुप रहो, ठीक है देखते हैं, हल्के में लेता था। अकबर के सामने बड़ी समस्या आई, कोई सुन ही नहीं रहा है। अधम खां जो महामंगा का बेटा है, वो अपने हिसाब से चलता है। फिर अकबर को समझ में आया कि सीधे बनने से तो खतरा हो जाएगा मुझे, ये तो मुझे ही मार डालेंगे। अधम खां को किले की दीवार से फेंकवा दिया। और ये मैसेज दिया कि माता जी, आपके पर्दा शासन का अंत होने वाला है, गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। बैरम खां को बहुत समझाया, 2 बार नहीं माने बैरम खां, आदेश दिया हज पे जाओ, नहीं चाहिए किसी का नियंत्रण अब। और धीरे धीरे अकबर ने फिर रफ्तार पकड़ी, ऐसे ऐसे निर्णय लिए। फतेहपुर सीकरी, आप आगरा के पास चले, पूरा बना दिया फतेहपुर सीकरी। राजपूत, जो राजपूत भारत में वैधानिक शासन करने का अधिकार रखते हैं या रख रहे थे उस समय, उन राजपूतों को अपने साथ मिलाने का बहुत बड़ा काम अकबर ने किया। मुगल क्यों मजबूत रहे बहुत कई सौ वर्षों तक, उसके पीछे राजपूतों का हाथ है। ये दोनों ही वर्ग शासक वर्ग थे। एक ऐसा वर्ग था जिसको भारत में वैधानिकता मिली थी हिंदुओं के द्वारा। अगर इनको साध लें तो हमारा शासन स्ट्रांग हो जाएगा। और अकबर ने एक सिस्टम रखा, मनसबदारी। मनसबदार, जैसे वहां इक्तादार थे दिल्ली सल्तनत में, इक्ता और इक्तादार। अगर आपको प्रशासन स्ट्रांग करना है तो मनसबदार रखना पड़ेगा, और मनसबदार होगा हर प्रांत में अलग अलग। और राजपूतों को कहा कि आपको अलग अलग मनसब मिलेंगे, आप हमारे मनसबदार होंगे। ये जो जयपुर में इतनी बड़ी इमारत देखते हो ना, यह सब सारी चीजें मनसबदारी से निकल के आए हैं। सारा पैसा, जितने राजपूत मनसबदार थे उनको अलग अलग स्थानों पर भी नियुक्ति मिली थी, गुजरात में भी भेजा गया, अलग अलग जो प्रांत दिए गए, और वहां से बड़ा पैसा भी मिलता था। तो आपको समझना पड़ेगा कि राजपूत नीति, जब हम आएंगे अकबर पे, तो अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति,
राजपूतों के साथ सहयोग कैसे होगा? तो राजपूतों के साथ सहयोग होगा कि राजपूतों को अपने राज्य में अपनी संस्कृति, अपने धर्म के अनुसार रहने की इजाजत होगी। राजपूत संतुष्ट हो गए, राजपूताना में आप अपने हिसाब से चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा नहीं करोगे, हम बैठे ऊपर। राजपूतों को लगा यार अच्छा सिस्टम है, और ये भी कहा कि आपको अलग भी मनसबदारी देंगे, एक तो आपकी होगी जो वतन जागीर, और एक जागीर हम देंगे आपको, क्योंकि आप हमारी सेवा में हो। और वैवाहिक संबंध, पहले भारतीयों के साथ जो मुस्लिम लोग भी थे वो भी नहीं विवाह कर रहे थे। आपको समझना पड़ेगा कि जो तुर्क के मुसलमान थे, अरब के मुसलमान थे, वो भारत के मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते थे। मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों में भी दो वर्ग था, एक अशरफ और दूसरा अजलाफ। अशरफ था जो विदेशी मुसलमान नहीं समझता था भारत के मुसलमानों को, ये तो ऐसे ही हैं, आप चले जाइए सऊदी, आपको पता चल जाएगा, चले जाइए कुवैत। भारत के मुसलमानों को हल्का मानते हैं, मूल नहीं मानते, इसलिए समस्या है। लेकिन अकबर ने इस बात को छोड़ा। अगर आप देखेंगे तो बाबर तैमूर लंग के वंश का है, माता उसकी मंगोलों की यहां की है, बहुत खतरनाक योद्धा है, ये वंश ही खतरनाक है मुगलों का। लेकिन बड़े लिबरल हो गए भारत में, इसलिए लंबा चले। 1707 में औरंगजेब की इतनी नीतियां खराब थी, इसलिए उसके मरने के बाद एकदम तहस नहस हो गया। औरंगजेब के मरने में 12 शासक आए उत्तरवर्ती मुगलों में, अलग अलग शासक, अलग अलग प्रकार का। कोई मोहम्मद शाह रंगीला है, उसके समय नादिर शाह आ गया 1739 में, ले गया जिस पे बैठता था मोहम्मद शाह गद्दी। मतलब मोहम्मद शाह जिस पे बैठता था तख्ते ताउस, उसी को बांध ले गया। मोहम्मद शाह ने कहा हमसे कुछ लेना देना नहीं, ले जाओ लेकिन जान छोड़ो। जहांदार शाह लंपट मूर्ख, बड़ी बड़ी कहानियां हैं। उत्तरवर्ती मुगल इसीलिए नहीं चल पाए, कोई भी योग्य नहीं है, इसीलिए बाद में अमीर उसमें बहुत शक्तिशाली हो गए, जैसे चिनकिलीज खान जिसने हैदराबाद बसाया, जैसे सादत खान जिसने अवध बसाया। ये सारे लोग अधिकारी हो गए। जब भी आप एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी शासक कमजोर होगा उसके अधिकारी उसकी सत्ता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप आईएएस हो गए, आप बहुत लिबरल हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आप अपने आप खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन में। इसीलिए अधिकारी जल्दी बात नहीं करते। अब देखेंगे आईएएस ओएएस होने में एटीट्यूड में रहते हैं। एटीट्यूड वैसे भी दिखाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। जो नीचे वाले सुनेंगे नहीं आपकी बात। अगर आपने मान लिया अच्छे से बात कर ली अपने साथ, जो खाना खिला दिया टिफिन बिठा के, कहना शुरू कर देंगे बहुत सामान्य से हैं, हमारे बहुत खास हैं, आपके नाम पे काम करा लेंगे, आपके धर्म पे, आपकी जाति पे काम करा लेंगे, बहुत मानते हैं हमको। इसीलिए पहले ही आपको ट्रेनिंग में समझाया जाता है कि किसी से कोई संबंध नहीं जोड़ना है जाके, और आपसे दुनिया संबंध जोड़ेगी, आपको नहीं जोड़ना है। इसको कहते हैं राजपद। वो कहते हैं राजकीय पद मिले, तो राजकीय पद के साथ अपने भी कुछ अर्थ छिपे हुए हैं। अकबर के साथ ये बात है, अकबर धर्म को राज्य से अलग करता है। यही बात दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के यहां भी दिखेगी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब धर्म अलग मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, उसको मौलवी समझाता है कि हुजूर आपको दोजख मिलेगा फिर। तो उसने समझाया, कहा यार ऐसा मौलवी, दोजख मिले चाहे जन्नत, अपने को इससे लेना देना नहीं, मैं वही करता हूं जो आम जनता के लिए ठीक होता है या जो राज्य के लिए मेरे ठीक होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले के शासक भी बड़े व्यवहारिक रहे।
अगर ऐसा ना होता तो भारत में सब मुसलमान ही ना हो गए होते। सबसे ज्यादा लंबा समय मुसलमानों का शासन में रहा है यहां, लेकिन यहां लिबरल भी लोग रहे हैं। औरंगजेब का विनाश क्यों हो गया? लगा मंदिरों तोड़वाने। फिर राजपूतों को अपनी नौकरशाही से निकाल दिया, मनसबदारी से निकाल दिया, उनके मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, उनकी वतन जागीर में अपने लोगों को बिठाने लगा, वहां के उत्तराधिकार में संघर्ष करने लग गया, फिर सिखों को मारने लगा। सब काम उल्टा पुल्टा। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, सब काम उल्टा। तो यहां समझिएगा कि अकबर ने सब काम सीधा कर रहा है, वो जोड़ो, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा चली। जोड़ने पे ही बात है यहां, तोड़ने वाले कभी सफल नहीं हुए देश में। हो सकता है कि तात्कालिक सफलता मिल जाए, बाद की सफलता नहीं मिलेगी। जोड़ना, अकबर जोड़ने की बात करता है, सबको जोड़ दिया। राजपूत जो अन्य लोग हैं सबको जोड़ रहा है कि आओ हमारे मनसबदारी में आओ, और जैसी जैसी स्थिति जिसकी वैसा उसको सम्मान। कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जो आते थे तो अपने हिसाब से आते थे, छत्र उत्र लेकर आते थे। अकबर ने कहा आने दो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सुरजन राय हाड़ा एक थे, एक वाद्य यंत्र बजाते थे, आते थे। तो स्वीकार करना आसान नहीं है। तब विवाह भी किया, और विवाह करने के बाद अपने महल में मंदिर भी बनवा दिया। लगा मौलवियों ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, अकबर काफिर है, काफिर है। अकबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते रहो काफिर। दीन इलाही, काफिर मतलब होता है जो मुसलमान ना हो, जो मूर्ति पूजा करता हो, जो बुत परस्ती करता हो, उसको कहते हैं काफिर। अकबर अलग टाइप का है। अकबर के जीवन में सहिष्णुता है, कई धर्मों के लोगों को बुलाता है अपने यहां, नवरत्न रखता है, सबसे सलाह मशवरा करता है। पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब अनुभव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप नौकरी पाओगे, आपको भारत दर्शन कराया जाएगा, आप विश्व की यात्रा पर भी जाओगे। वो पुस्तक पढ़ने से कुछ अनुभव नहीं मिलेगा, वो अनुभव मिलेगा घूमने से। जब आप जाओगे, देखोगे, वहां संस्कृति के लोगों से मिलोगे। एक बहुत अच्छे कवि हैं हिंदी में जो बहुत बड़े विद्वान हैं, अज्ञे की एक पुस्तक है शेखर एक जीवनी, जो 2 भागों में है। उन्होंने यही बताया है कि घूमने से बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, बहुत सारा अनुभव मिलता है, इसीलिए भारत दर्शन कराया जाता है आपको, इसीलिए आपको अलग अलग जगह भेजा जाता है। आईएएस की कुछ समय की ट्रेनिंग आपकी सिंगापुर में भी होती है, ठीक है। बहुत सारे स्थान हैं जहां जहां स्कूल बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां आपको ट्रेंड किया जाता है, और ये सारा पैसा भारत की आम जनता के टैक्स से होता है, इसीलिए आप जनता के नौकर हैं। लेकिन आदमी यहां मालिक बन जाता है तुरंत, जैसे आईएएस हुआ तुरंत मालिक, कि हम तो मालिक हैं तुम्हारे। लेकिन नौकर को ये जहां महसूस हुआ कि हम मालिक हैं, वहीं से काम खत्म हो गया जनता का। जनता बड़े उम्मीद से बनाती है, ये सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी व्यवस्था जनता से चल रही है। इसलिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, आपके मूल में जब आप आंसर देते हैं ना इंटरव्यू में ये बात अपने आप सामने आ जाती है, आपका विजन क्या है, आपका अप्रोच क्या है। और जब अप्रोच सामने आता है तो आपका व्यक्तित्व झलक जाता है। इस बात को समझिए कि ये सर्विस सेक्टर है, मतलब सेवा का सेक्टर है, और सेवा में अपने लिए बहुत ज्यादा फायदा की तलाश आपको नहीं करनी है। तो ये बात आपको समझनी है। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? बोलिए। तो एक हेडिंग बनाइए, शेर शाह सूरी की प्रांतीय व्यवस्था। शेर शाह सूरी की प्रांतीय व्यवस्था, शेर शाह सूरी की
प्रांतीय व्यवस्था। कल आपको मैंने इसकी जो केंद्रीय व्यवस्था बताई थी, तो केंद्रीय व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन था? कौन था? सुल्तान। उसके नीचे बहुत सारे विभाग आपने देखे होंगे कि कल मैंने बताया था कि आपको एक जो वित्त विभाग दिखा था जिसको दीवाने विजारत कहा, और फिर दीवाने इंशा क्या करता था? ठीक। और तो जो दीवाने रसालत था वो क्या करता है? धार्मिक और न्याय का काम। इसका मतलब ये है कि जब शेरशाह सूरी आया तो उसने एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया कि राज्य का संचालन कैसे होगा। तो सेंटर में कुछ नए विभाग बनाए गए। कुछ नए विभाग का मतलब वो विभाग पहले थे दिल्ली सल्तनत में, फिर से चूंकि शेरशाह सूरी अपने आप को स्थापित कर रहा है तो कई विभागों का निर्माण करता है जो केंद्र में बनाए गए। पहले वाले विभाग थे लेकिन वो कमजोर पड़ चुके थे, अब चूंकि फिर से उसको पुनर्स्थापित करना है। जैसे मान लो, हाँ, जैसे अगर इस बात को समझो कि जैसे तुम हो मुखिया किसी जगह के, तो अलग अलग विभाग रहेंगे। अलग अलग जो भी विभाग हैं उन विभागों को अगर आपको शासन करना है या संचालित करना है तो आपको फिर से उन्हें रिफ्रेम करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? बोलिए। इसका मतलब नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत चल रही है, तो दिल्ली सल्तनत चल रही होगी तो उसमें एक होगा सेंटर और एक होगा प्रांत। तो जो केंद्र होगा, केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा। एक तो सैन्य विभाग होगा, एक जो धार्मिक विभाग होगा, एक राजस्व विभाग होगा, और एक मंत्रियों का विभाग होगा जो सुल्तान को सलाह देगा। अलग अलग समय अलग अलग स्ट्रक्चर बनते रहे हैं। यहां आपने देखा कि शेरशाह सूरी जब आता है भारत में 1540 में, तो 1540 से लेकर 1545 तक का इसका समय है। इस समय भारत में क्या स्ट्रक्चर बनाता है? चूंकि अफगानों का शासन स्थापित करना है और अफगानों के शासन को स्थापित करने के लिए एक स्ट्रक्चर देना होगा। उसी स्ट्रक्चर देने के क्रम में आप देखते हैं यहां पर इसने दीवाने विजारत एक विभाग बनाया। दीवाने विजारत, दीवाने विजारत, ये अगर आप देखें तो वित्त विभाग है, और वित्त विभाग में पैसा कहां से आता है? राजस्व से। तो सुल्तान क्या है? बिल्कुल निरंकुश है। क्या है सुल्तान? निरंकुश है, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला है। शेरशाह सूरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाया है। आपको समझना पड़ेगा, ये एक बड़ा ही विजनरी व्यक्ति है, इसीलिए अकबर ने इसकी बहुत सारी नीतियों को हूबहू कॉपी कर लिया है। इसीलिए एक प्रश्न आया ऑप्शनल में, पहले कभी आया कि अकबर का पूर्वगामी शेरशाह सूरी है, या ऐसे हम कहें कि शेरशाह सूरी अकबर के पूर्व में एक व्यवस्था को स्थापित कर चुका था जिस पर अकबर को सफलता मिली। कहने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर जो निर्मित करने का काम करेगा इस समय वो है शेरशाह। अकबर इसकी बहुत सारी नीतियों को फॉलो करता है, बहुत सारी नीतियों को। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि ये वैज्ञानिक तरह से अपनी नीतियों को प्रस्तुत करता है, इसलिए फॉलो करता है। और क्या है? इसने अपने आप को स्थापित करने के लिए दीवाने आरिज नाम का विभाग बनाया। दीवान ए आरिज, ये क्या है? सैन्य विभाग है। सैन्य विभाग है। और क्या है इसके अलावा? दीवाने इंशा, दीवाने इंशा, इसका काम क्या है? अगर आप देखें
तो गुप्तचर विभाग, कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, आज का भी स्टेट हो, स्टेट चलेगा कैसे? सबसे पहले चाहिए राजस्व। आज सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे पास मैक्सिमम राजस्व आए, चाहे वो जीएसटी के थ्रू, चाहे अलग अलग टैक्स के माध्यम से। राजस्व के साथ साथ आप देखते हैं कि आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए सेना का। इसीलिए आप सेना के आधुनिकीकरण की बात लगातार कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आपकी सेना में लगातार अत्याधुनिक उपकरण जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों, चाहे वो आपके फ्रांस के हों, वो राफेल हो या जो भी हो। ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपके राजस्व, आपकी सुरक्षा, आपका वित्त तभी आगे बढ़ पाएगा जब सेना हो, आप अपने देश में एक कंट्रोल करके रखें, सिस्टम को आगे लेकर जाएं। तो सेना, राजस्व और अगर आप देखें जो गुप्तचर, इसके अलावा अगर आप देखें दीवाने, धार्मिक मामले और न्याय। धार्मिक मामले देखेगा और न्याय देखेगा। सबसे बड़ा न्यायाधीश है सुल्तान। एक बात समझ लेना, यहां सबसे ऊपर कौन है? सुल्तान है। लेकिन सुल्तान ही हर काम नहीं कर सकता। कौन करेगा फिर? अधिकारी करेंगे, जो नौकरशाही में लोग होंगे वो करेंगे। तो यहां इस बात को भी समझना हमें, ठीक है? जो प्रांत का स्ट्रक्चर देखें, अगर आप आ जाइए यहां पर, प्रांत के स्ट्रक्चर में है क्या? सबसे ऊपर है जो प्रांत में, जिसको कहते हैं सरकार। आज भी ये नाम चलते हैं सारे, सरकार। सरकार में अगर आप देखते हैं तो दो आपको अधिकारी दिखेंगे। एक अधिकारी दिखेगा जिसको कहते हैं सिकदारे ए सिकंदरान। सिकदारे, सिकदारे ए सिकदारे ए सिकंदरान। इसका काम क्या है? इसका काम अगर आप देखें तो यहां पर जो कानून व्यवस्था बना के रखना, जो प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखना, ये काम करता है सिकदारे सिकंदरान। कानून व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था, जो प्रशासनिक मामले हैं उसको देखता है। तो सरकार का मतलब क्या है? यहां पे प्रांत है। क्या है? हाँ, ठीक है। और क्या दिखता है यहां पे? एक अधिकारी मिलता है मुंसफे मुंसिफान। मुंसफे मुंसिफान, मुंसफे ए मुंसिफान। इसका काम है राजस्व। आज भी आप देखते हैं बहुत जगह जाएंगे तो मुंसफ मजिस्ट्रेट आपको दिखता है। मुंसफ मजिस्ट्रेट, आप जाएंगे कोर्ट में आपको मिलेगा मुंसफ मजिस्ट्रेट 1 2 3 4 5, कई होते हैं जो राजस्व के मामले देखते हैं। मुंसफ ए मुंसिफान, मुंसफ ए मुंसिफान। हाँ बोलो। जो सरकार मतलब है प्रांत। ये कोई अधिकारी नहीं है, सरकार एक स्थान है जिसको कहा गया प्रांत। इसके लिए एक नाम है जो प्रांत के लिए सरकार। हाँ, उसके नीचे ही होगा। हाँ, तो सुल्तान ही मान लो सरकार है। सबसे ऊपर जो सुल्तान है उसके नीचे सरकार है। हाँ, स्टेट बने हुए, ठीक बात, ठीक है।
अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक एक व्यवस्था दिखेगी आपको, परगना। परगना, परगना को आज की आप कह सकते हैं तहसील के समान, जो डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग हिस्से होते हैं, परगना। जैसे बिहार उहार में जाएंगे तो वहाँ पे कहते हैं परगना अधिकारी। तो परगना अधिकारी का मतलब क्या होता है? एसडीएम, एसडीओ। तो परगना में आपको कुछ अधिकारी दिखेंगे, एक तो सिकदार, अमीन और मुंसिफ। 3 अधिकारी दिखेंगे, सिकदार, अमीन और मुंसिफ। सिकदार दिखेगा, अमीन दिखेगा, मुंशी दिखेगा। जो मुंसिफ, इसका मतलब क्या है? जो सिकदार का मतलब वही है कानून। फिर ये क्या करेगा? राजस्व। अमीन का काम क्या है? राजस्व या लगान की वसूली। अमीन का काम क्या है? आज भी यही है। आज भी तहसील में जाएंगे तो नायब तहसीलदार के नीचे अमीन होता है, और अमीन के साथ एक अधिकारी होता है कानूनगो, जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। एक अधिकारी होता है लेखपाल। अधिकारी क्या है? जो कर्मचारी ही है। तो लेखपाल, कानूनगो और उसके बाद अमीन। तो अगर आप अमीन की बात कर रहे हैं तो अमीन ऊपर है, इसके नीचे कौन कौन है? अभी आज के हिसाब से देखें, कानूनगो और लेखपाल, और इसके ऊपर अमीन, और अमीन के ऊपर होता है नायब तहसीलदार। ये अभी का है, उत्तर प्रदेश में ये फॉलो होता है कि लेखपाल है, उसके ऊपर कानूनगो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, जो राजस्व को वसूलता है, उसके ऊपर अमीन है। अमीन का मतलब हो गया जो लगान की वसूली करेगा, मतलब उस पर मेन जो देख रेख करेगा, ये लोग जो भी काम कर रहे हैं उनके काम को देखने वाला। अमीन एक शब्द है। हाँ, अमीन आज भी नाम है, अमीन आज भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद मुंसिफ, जो मुंसिफ है वो देखेगा यहाँ पे जो मुकदमे हैं उनको देखेगा, जो मामले चल रहे हैं उन मामलों को देखेगा। तो मुंसिफ का काम क्या है? कि मुकदमों को देखना, मामलों को देखना, इस तरह से देखेंगे। ये हो गया। इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद आ जाइए ग्राम, गांव। जो गांव का प्रशासन कैसे चलता है। इतना हो गया? इतना हो गया पूरा? ये कुछ नोट किया? नहीं किया? कर लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ तो। ठीक है, इसी के आगे बना दे रहा हूं यहां पे ग्राम। तो ग्राम में क्या है? अगर आप देखें तो 2 अधिकारी हैं, एक तो पटवारी और दूसरा कानूनगो। पटवारी और कानूनगो। पटवारी और कानूनगो। हाँ, तो जो पटवारी कौन है? वो अमीन के साथ काम करता है। ऊपर जो अधिकारी बैठा है उसी का सहयोगी है। हर गांव की रिपोर्ट कौन देगा? तो पटवारी देगा। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कि अमीन का सहयोगी, अमीन का सहयोगी। और जो कानूनगो है वो एक काम करेगा, एक तो कानून व्यवस्था जो वहाँ पर रहे, जो गांव में, उसको देख रेख करेगा, और इसके अलावा जो गांव के मुखिया को सहायता भी देगा। कानूनगो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब तुम समझ लो क्या कहेंगे। अभी हमें तो इसका नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट क्या है। क्या कहेंगे कानूनगो को इंग्लिश में? देख लो जो भी कहते हो। कानूनगो का वैसे इंग्लिश में कुछ नहीं होगा, मेरे हिसाब से यही होगा, कानूनगो ही बोलते हैं।
तो कानून गो का काम क्या है? कानून गो का काम यह है कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखना और मुखिया को सहायता देना। कानून व्यवस्था को बनाकर रखना और गांव के मुखिया को सहायता देना। हाँ, रेवेन्यू कलेक्ट वो तो राजस्व को संग्रह करने वाला अधिकारी हो गया। कानून गो का कोई इंग्लिश नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? बोलिए, इसमें कोई समस्या? ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, राजस्व संबंधी सुधार। राजस्व संबंधी सुधार। राजस्व संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी के भू राजस्व का निर्धारण। शेरशाह सूरी के भू राजस्व का निर्धारण। शेरशाह सूरी भू राजस्व का निर्धारण अनुमान के आधार पर करने का पक्षधर नहीं था। अनुमान के आधार पर करने का पक्षधर नहीं था, क्योंकि वह यह मानता था कि बिचौलिए या मध्यस्थ बीच में किसानों का शोषण करते हैं, इसलिए राज्य की आय किसानों का शोषण करते हैं, इसलिए राज्य की आय लगातार कम होती जा रही है। इसलिए राज्य की आय लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने का प्रयास किया। पहला प्रयास। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आप ये जो लिख रहे हैं, क्या फायदा इससे होगा आपको? आप कभी अधिकारी बनेंगे, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर राजस्व नहीं आ रहा है तो क्या समस्या हो सकती है, कहाँ प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका निदान कैसे निकालें, क्योंकि आप भी एक जो प्रशासक ही बनने वाले हैं। जिलाधिकारी का एक काम यह भी है राजस्व का संग्रहण करना जिले में, और अगर आपसे काम नहीं हो पाया तो आए दिन आपके सामने यही मैसेज रहेगा कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप अधिकारियों पर नकेल नहीं लगा पा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि लगभग 40 से 45 विभाग जो जिलाधिकारी के अंडर में रहता है। उत्तर प्रदेश में तो और भी ज़्यादा विभाग है, लगभग जो 50 के आसपास विभाग हैं। मतलब जिलाधिकारी अगर पूरे दिन भर घूमे तो अपने अलग अलग विभागों में नहीं जा सकता, इतने उसके पास अधिकार हैं। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, इस पे पूरा अगर आप जाएंगे तो अधिकार बहुत ज़्यादा है। कहाँ जाएगा वो? पीडब्ल्यूडी में जाए कि हेल्थ वाले में जाए, कि वो जो पुलिस को देखने चला जाए, कि एजुकेशन में चला जाए,
कि टेक्सटाइल वाला काम हो रहा वहां देख, सब कुछ उसी का है, कुछ अलग किसी के पास है ही नहीं शक्ति। वहां जिले में 3 पद भारत में माने गए, डीएम, सीएम और पीएम, इससे ऊपर कुछ नहीं। अपने हिसाब से जो डीएम है वो भी जिले में वो सीएम से कम नहीं है, सारे अधिकार उसी के पास होते हैं, उसको रेगुलेट करना होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिलाधिकारी के पास बिल्कुल समय नहीं होता। आप कभी जिलाधिकारी के ऑफिस में जाइए, एसपी साहब एकदम फ्री रहते हैं, फिर भी ऐसा माहौल बनाएंगे कि मेरे पास समय नहीं है, एक विभाग केवल देखना है, एक ही परीक्षा है, 2 नंबर कम आया, आईपीएस बन गए आप, एक विभाग मिलेगा, 8000 फोर्स, उसको लेकर आप झूमते रहिए कि हमारे पास बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। आईएएस के पास वास्तव में कलम की शक्ति है। जहां जहां आप देखेंगे तो शक्ति इतनी ज्यादा है, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने आईसीएस अधिकारियों के अंदर इतनी शक्ति को देख के वो भयभीत हो गया। वो वायसराय था लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ यार इतनी शक्ति एक व्यक्ति में, तो चलता फिरता पूरा प्रशासन है। तो उसने तुरंत ही न्याय के अधिकार छीन लिए। न्याय के अधिकार अभी नहीं है जिलाधिकारी के पास, पहले न्याय के भी अधिकार थे। वो डिस्ट्रिक्ट जज भी था, वो राजस्व भी देखता था, वो सब काम करता था और अपने बंगले से दर्शन भी देता था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे जो नौकरशाही का, तो उसमें आता है अधिकतर जो बंगले हैं आप जाके देखिए, सब पुराने अंग्रेजों के जमाने के, 2 बीघे 5 बीघे में बंगला है। खेती हो रही है जिलाधिकारी के ऑफिस में, जो वहां पे उनका बंगला है, अपने ही खेत का खाते हैं जिलाधिकारी साहब, कहीं बाहर का कुछ नहीं लेते। खेत है इतना ज्यादा, सबसे अच्छी जगह पे बंगला होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसको देखना है, बिल्कुल एकदम सेंटर में रहेगा। आप उतने में छोटे छोटे अधिकारियों को रख दें तो पता नहीं कितने अधिकारी रह जाए, लेकिन नहीं, वो कभी भी जगह एक्वायर नहीं होती, क्योंकि एक रुतबा है उसका, वो जिले में उसके रुतबे से सब नीचे ही हैं। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये जो सुधार कर रहे हैं, ये सुधार आज के समय में भी अगर आपको कोई सुधार करना है तो आप हिस्ट्री पढ़ने का क्या फायदा है आपके लिए? फायदा यही सोचना पड़ेगा कि ये सुधार हमारे लिए आज भी जरूरी है। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो सरकार हमेशा कुछ न कुछ नया बदलाव, सुझाव देने का काम आईएएस अधिकारी करता है। नेताओं के पास इतना बुद्धि नहीं है, वो कहां से इतना सोच पाएंगे? पढ़ाई लिखाई जो करेगा वो सोचेगा कि अब आप ये सोचे कि आप जाके वहां सोचने लग जाएंगे। आपकी नई संसद बन गई है सेंट्रल विस्टा, 28 तारीख को उसमें हमारे सांसद जाने वाले हैं। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, जमीन की उत्पादकता के आधार पर उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। जमीन की उत्पादकता के आधार पर उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला उत्तम श्रेणी, दूसरा मध्यम श्रेणी और तीसरा निम्न श्रेणी। उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कभी टैक्स भी लगाना पड़े तो वहां टैक्स लगाएंगे जहां अच्छी जमीन है। टैक्स वहां नहीं लगेगा कि जहां पे जमीन खराब है आपने टैक्स लगा दिया और आपने अपने कागजों पे नोट कर लिया कि 18 करोड़ का टैक्स आएगा। ये कैसे आएगा? कागजी टैक्स लगाएंगे क्या आप? इसीलिए पहले धरातल पर क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा। इसीलिए जब आप फील्ड में उतरते हैं तब पता चलता है कि रोड कैसी बनी। ऑफिस से आपने रोड देख लिया, रोड बन गया, सब कागजों में हाँ ठीक है मैडम ने मान लिया, कभी गए ही नहीं। जब गए नहीं उसके बाद रोड टूट गया 6 महीने में। अब जो फोन आ रहा है मंत्री का, एमपी का, कि मैडम यही रोड बनवाई थी आप,
अब काम खत्म हो गया। आपकी देख रेख चाहिए वहां। यहां यही बात बता रहा है शेरशाह सूरी, कह रहा है कि यही समस्या है, जो मध्यस्थ लोग हैं वो सारा पैसा खाते हैं, जो बिचौलिए हैं। आज भी बिचौलिए बैठे हुए हैं, खत्म काम है बिचौलिए, हर जगह बिचौलिए हैं। आपको कोई काम कराना है किसी ऑफिस में, आप जाइए, एक आदमी बीच में मिल जाएगा आपको, कहाँ जा रहे हो, काम कराना है, इधर आओ, हम कराते हैं काम। सुनती किसी की नहीं है, थोड़ी हमारी सुनवाई कर लेती है, उसके चक्कर में मामला फंस जाएगा। ऐसे काम हो रहे हैं। जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको सही पिक्चर दिखाई नहीं देगी। और ये सिस्टम जब तक रहेगा तब तक आपको आर्टिफिशियल पिक्चर दिखेगी। कुछ लोग आएंगे, मैडम सब सही चल रहा है, सर सब सही चल रहा है, और 1 महीने में आपका ट्रांसफर हो गया, आपने अपना बैग पैक कर लिया। आप बार बार यही समझ रहे हैं कि इतने ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे 18 ट्रांसफर हुए। अरे पहले ये तो पता करो 18 ट्रांसफर हुए क्यों। तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे खिलाफ हो क्या रहा है। भारत के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार। एमबीटी को देख लो, एमबीटी इतना बड़ा योग्य शासक, मोहम्मद बिन तुगलक योजनाएं बनाने पे आता है, ऐसी योजना कि मुद्रा चला देगा, जो सांकेतिक मुद्रा, असली मुद्रा नहीं है सांकेतिक, लेकिन उसका मूल्य होगा जो सोने की मुद्रा जैसा। लेकिन आपके देश में मक्कार लोग बैठे हुए हैं, सब नकली मुद्रा बना दी, उसकी खत्म कर दिया। वो लिबरल था, उसके बाद भी खत्म हो गया। होली दिवाली मनाने वाला, यहां पे कुछ कोई बचता नहीं है। अगर पुत्र और पुत्री उपयोगी नहीं है तो माता पिता बहुत समय तक नहीं साथ दे सकते। जो माता पिता हो सकता है साथ दे दें, लेकिन और लोग तो नहीं दे देंगे। कोई साथ देता है? कोई ऐसा पेड़ जो फल ना देता हो, आप वहां पे नहीं पानी डालोगे। फल दे रहा है तो थोड़ी रखवाली करना शुरू कर दोगे, यार फल आता है। ये मामला समझना पड़ेगा यहां। अगला पॉइंट बनाओ, राजस्व की अदायगी के लिए, राजस्व की अदायगी के लिए नगद और अनाज का माध्यम रखा गया। राजस्व की अदायगी के लिए नगद और अनाज का माध्यम रखा गया। अनाज का माध्यम रखा गया, और वहीं भू राजस्व की दर 1/3 रखी गई। वहीं भू राजस्व की दर 1/3 रखी गई। एक बटा तीन का मतलब ठीक बात। चलिए अगला पॉइंट बनाइए, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार शेरशाह सूरी ने अलग से अलग पॉइंट ही बनाइए। शेरशाह सूरी ने आर्थिक क्षेत्र में भी, शेरशाह सूरी ने आर्थिक क्षेत्र में भी कई सुधार किए। जैसे राज्य में एक समान मुद्रा को लागू करना, जैसे राज्य में एक समान मुद्रा को लागू करना, तथा राज्य में एक समान मुद्रा को लागू करना, तथा एक समान माप तोल के उपकरण को लागू करना। एक समान माप तोल के उपकरण को लागू करना या व्यवस्था को,
माप तोल के उपकरण को लागू करना। फिर कॉमा लगाइए। खराब सिक्कों को अर्थव्यवस्था से बाहर निकालना। खराब सिक्कों को अर्थव्यवस्था से बाहर निकालना। इन सिक्कों के स्थान पर, जो खराब सिक्के हैं, इन सिक्कों के स्थान पर सोने और चांदी के सिक्के चलाना। इन सिक्कों के स्थान पर सोने और चांदी के सिक्के चलाना, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा सके। जिससे व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा सके। जिससे व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा सके। अगला पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शेरशाह सूरी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट। कुछ महत्वपूर्ण क्या है फैक्ट? शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए सन की डंडी का इस्तेमाल किया। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए सन की डंडी, एक था डंडा, उसी से भूमि नापते थे। सन, एक जो लकड़ी का डंडा होता है, सन की लकड़ी होती है, सन की डंडी का इस्तेमाल किया। सन की लकड़ी का इस्तेमाल किया। अगला पॉइंट, इसके द्वारा जरीबाना और माह सिलाना। इसके द्वारा जरीबाना और माह सिलाना नामक कर लगाए गए। वहीं जरीबाना के आगे लिख देना कि ये जमीन के सर्वेक्षण का शुल्क था। मतलब आपकी जमीन है, उसका हम सर्वेक्षण करेंगे तो उसका शुल्क लेंगे। तो जमीन के सर्वेक्षण का शुल्क। जमीन के सर्वेक्षण का शुल्क, हम आपकी जमीन का सर्वेक्षण करेंगे, उसका टैक्स हमें चाहिए। तो महासिलाना क्या है? कर संग्रह का शुल्क। जो संग्रह करेंगे उसका भी शुल्क लगेगा। जो कर इकट्ठा कर रहे हैं वो तो आपको देना ही है, लेकिन कर इकट्ठा करने का भी पैसा लगेगा। कर संग्रह का शुल्क। कि जो अधिकारी लगा रखे हैं उसका पैसा कौन भरेगा? हम नहीं भरेंगे, वो आप भरोगे। अच्छा सिस्टम है। ये कर संग्रह करने वाले अधिकारी का भी पैसा आप ही भरोगे। कर संग्रह शुल्क। अगला पॉइंट बनाओ। शेरशाह सूरी ने उत्तरी पश्चिमी भारत की सुरक्षा के लिए, या पश्चिमोत्तर कर सकते हैं, जो आज का पाकिस्तान है, शेरशाह सूरी ने उत्तरी पश्चिमी भारत की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ का दुर्ग बनवाया। रोहतासगढ़ उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ दुर्ग बनवाया। रोहतासगढ़ का दुर्ग बनाया। अब यहां समझना है उत्तरी पश्चिमी सीमा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि भारत में हमेशा जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, ये उत्तरी पश्चिमी सीमा जो पश्चिमोत्तर है पाकिस्तान की सीमा, वहीं से होते हैं।
खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये सारे दर्रे हैं वहाँ, और वहाँ से लोग आते रहे हैं। तो जितने भी, अगर आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के समय सबसे पहले इस सीमा की सुरक्षा की बात की गई इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने सबसे पहले ये कहा कि हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, और उसने अपने समय सफलता पाई, क्योंकि मांगबरनी नाम का एक व्यक्ति था जो भारत की सीमाओं पर आना चाह रहा था। उसने ऐसी रणनीति के माध्यम से इल्तुतमिश ने भारत के अंदर घुसने नहीं दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी और ये सारे लोगों ने और इसको मजबूत किया। वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी भी उत्तरी पश्चिमी भारत की सुरक्षा की बात कर रहा है कि इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और अगर सुरक्षा है तो फिर हम बचेंगे। देश बचेगा तो हम बचेंगे, और अगर देश नहीं बचा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो रोहतासगढ़ का किला बनवाया। आगे लिखिए, इसके अतिरिक्त दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया। तो दिल्ली में पुराना किला भी इसी का है, अगर आप कभी देखने जाएं। इसके अतिरिक्त दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया। पुराने किले का निर्माण कराया। अगला पॉइंट, अपने राज्य को मजबूत करने के बाद, अपने राज्य को मजबूत करने के बाद अपनी संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, अपने राज्य को मजबूत करने के बाद अपनी संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शेरशाह के द्वारा कई कार्य किए गए। शेरशाह के द्वारा कई कार्य किए गए, जैसे विभिन्न राजमार्गों का निर्माण कराना, जिसको कहते हैं आप जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, विभिन्न राजमार्गों का निर्माण कराना। इससे न केवल सैनिकों को आने जाने में सुविधा मिली, इससे न केवल सैनिकों को आने जाने में सुविधा मिली, बल्कि व्यापार वाणिज्य को भी प्रोत्साहन मिला। व्यापार वाणिज्य को भी प्रोत्साहन मिला। इन मार्गों पर व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। इन मार्गों पर प्रत्येक 2 कोस पर सराय का निर्माण कराया गया। इन मार्गों पर प्रत्येक 2 कोस, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। तो प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया गया। इसका मतलब क्या है? आप रास्ते में चल रहे हैं, आप थक गए, आराम कर लीजिए थोड़ा। आराम करने के बाद वहां पर आपके साथ कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए शेरशाह सूरी के सिपाही हर जगह अलग अलग पॉकेट्स में लगे हुए थे। अब एक उदाहरण बताता हूँ। शेरशाह सूरी कहता है कि मेरी व्यवस्था का आकलन करना है तो आप ऐसे कर लो, एक महिला को मैं सोने का पूरा एक जो टोकरी में सोना भर के दे दूं और ये बोलूं कि तुम निकल जाओ, किसी की हिम्मत नहीं कोई लूट ले मेरे राज्य में। अब ये स्टेटमेंट देना, इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा अपने जो प्रशासन पर विश्वास है। कहता है मैं यहां से छोड़ता हूं, वहां जाए और कोई लूट ले तो फिर मैं देखूं क्या है। बहुत शक्ति है शेरशाह के पास। शेरशाह सूरी ऐसे ही नहीं है जो सड़कें बनवाता है, पूरा स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर देने के बाद ये कहता है कि मैंने जो कह दिया वही होगा। हर जगह उनकी सुरक्षा। आपके सामने घुड़सवार, इसका मतलब राज्य में व्यापार उस समय बढ़ेगा जब आप शांति व्यवस्था को स्थापित करेंगे। शांति व्यवस्था नहीं है, व्यापार खत्म है। इसीलिए अगर आप देखें उन इलाकों में व्यापार बिल्कुल नहीं हो पाता जहां पर सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाती।
इसलिए पहले बोलते हैं शांति व्यवस्था स्थापित करिए। झारखंड आज क्यों बहुत आगे नहीं गया? शांति। छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आगे? क्यों? नक्सल। जो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा मतलब अवसर है आगे बढ़ने की, नहीं आगे बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वैसी इच्छा शक्ति नहीं है। अलग अलग चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ने दीजिए तो काम खत्म है। फिर ये समझना पड़ेगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। कल बात हम लोग करेंगे अकबर के ऊपर। अकबर पे लिखेंगे